बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील पर बड़ा बयान। और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले अपने ट्रुथ सोशल हैंडल पे डाला था कि भारत और अमेरिका डील के लिए राजी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भी ट्वीट आ चुका है, एक्स पर उनकी पोस्ट आ चुकी है, जिससे यह माना जा रहा है कि दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने डील के लिए हामी भर दी है। पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि वो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। एक लंबी सी उन्होंने पोस्ट लिखी जिसमें मुख्य बात यह थी कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील के लिए राजी हैं और तुरंत प्रभाव से प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हुए अमेरिका जो है वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ था 25% का, उसे घटा के 18% कर रहा है। और भी कई बातें उन्होंने उस ट्वीट के अंदर, उस पोस्ट के अंदर लिखी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर राजी हो गए हैं। ये एक ऐलान है जो कि दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट पर एक्स पर पोस्ट करते हुए उसका अनुमोदन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी डाला है। अब से आधे घंटे या 1 घंटे पहले सर्जियो गौर साहब जो कि भारत में राजदूत हैं, उनका ये एक बयान आया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, ट्यून्ड इन। और इस बीच सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज सर, ये एक ऐलान आ गया और अब प्रधानमंत्री मोदी का भी ट्वीट आ गया है, तो दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने एक तरीके से कहा है कि वो डील के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विपिन जी, अब मोदी जी की भी कंफर्मेशन आ गई है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है और अब एक क्लियर है, मान के चलें कि ट्रेड डील अनाउंस हो गई है। देखिए, हम एक चीज मैं आपको बताऊं, आज कहीं ना कहीं जब मार्केट लास्ट के आधे घंटे में जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, कुछ ना कुछ मार्केट को सेंस थी इसकी, जिस तरीके से रुपये बिहेव कर रहा था कि कहीं ना कहीं शायद ट्रेड डील आ रही है। और अब वो ऑफिशियल ट्रेड डील हो चुकी है और बहुत बड़ी खबर है ये मार्केट के लिए। मार्केट इस समय एक्सट्रीमली शॉर्ट है, एफआईएस के मैसिव शॉर्ट्स हैं। गिफ्ट निफ्टी आप देख ही रहे हैं, करीब करीब 700 पॉइंट ऊपर है। मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा बड़ा गैप अप होना चाहिए कल सुबह। और मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर आप कल सीधा ऑल टाइम हाई पर खुलें। ये क्योंकि मार्केट इतना शॉर्ट है, मार्केट में पेसिमिज्म इतना हाई है इस समय कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं कल जो बजट के बाद के इवेंट में गया था, वहां पर एक सवाल पूछा गया था कि कितने लोग मानते हैं कि कल मार्केट ग्रीन में होगा। विपिन जी, एक इंसान का हाथ नहीं ऊपर हुआ था, एक इंसान का। तो उससे एक चीज क्लियर थी कि इतना पेसिमिज्म है इस मार्केट में। और अब ये कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज की एक एक्सपेक्टेशन थी। और एक चीज मैं बताऊं आपको, देखिए सीएनबीसी आवाज वैसे भी पूरा एजेंडा सेट कर ही रहा है। आपको याद होगा, दावोस से हमारी कलीग चंद्रशेखर ने वो डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू भेजा था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि बहुत जल्दी आप एक ट्रेड डील के ऊपर सुनेंगे। और अब यहाँ पर सुन रहे हैं। विपिन जी, मुझे बताइए, अगर नीलेश भाई जुड़ गए हमारे साथ तो। नहीं, नीलेश भाई अभी नहीं जुड़े, जैसे जुड़ गए जी सर, नीलेश भाई जुड़ चुके हैं। चलिए नीलेश भाई गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो ट्रेड डील अभी अनाउंस हुई है, मार्केट के लिए एक ऐसा लग रहा है कि नए साल का तोहफा मिल गया है। अनडाउटेबली अनुज भाई, देर आए दुरुस्त आए। ये ट्रेड डील एक हैंगिंग स्वॉर्ड थी हमारी रुपी मार्केट के ऊपर, इक्विटी मार्केट के ऊपर और ब्याज दरों की मार्केट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। यूएस टैरिफ की एडवर्स इम्पैक्ट तो हमने डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करके काफी हद तक कम कर दी थी, लेकिन जो एफपीआई की लगातार सेलिंग चल रही थी, थोड़ा रुपी के ऊपर जो प्रेशर बना था, उसमें टैरिफ डील ना होने की कुछ मतलब जो कंट्रीब्यूशन था वो अब दूर हट जाएगा। एंड किसी भी चीज में डेविल तो डिटेल्स में होता है, तो हेडलाइन के पीछे हमें जाके देखना है कि किस चीजों पे बातें हुई है। बट एक बात तय है, दुनिया की लक्ष्मण रॉय DG37। सॉरी नीलेश भाई कंटिन्यू सॉरी। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ये कोऑपरेशन करेंगे तो दुनिया के लिए अच्छा ही है। ओके, सॉरी नीलेश भाई, वो आपको कुछ ऑडियो सुनाई दिया होगा। आप थोड़ा सा हमें एक्सक्यूज करिएगा इस चीज के लिए, क्योंकि इतना रात का समय है, हम सब कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके एक शो ले रहे हैं जी। नीलेश भाई आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं 5 मिनट में स्टूडियो पहुंच रहा हूँ, मैं पूरा प्रॉपर आपके साथ, आप भी जगह रहिए, ये वायदा आपके साथ। आप बस जुड़े रहिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। विपिन जी, आप लक्ष्मण जी से कमेंट लीजिए, मैं बस 5 मिनट में स्टूडियो से वापस जुड़ रहा हूँ।
जी बिल्कुल। और जब तक लक्ष्मण जुड़ते हैं नीलेश सर, तो ये देखिए बड़ी डील का अनाउंसमेंट तो हो गया और ये बिल्कुल उसी अंदाज में हुआ कि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ट्रुथ सोशल हैंडल पे एक बड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज़ जैसी डाल दी। अब प्रधानमंत्री मोदी का भी इस पर ट्वीट आ गया, अनुमोदन आ गया है, तो अब ये तो तय है कि डील हो गई है। अभी आपने काफ़ी कुछ अनुज सर को बता दिया, लेकिन ये आप क्या, जो मैं मानूं सर, जो एक बियरिश फेज में मार्केट चला गया था और सब कह रहे थे कि बस एक टर्न अराउंड चाहिए, तो ये वो टर्न अराउंड है? मैं ये बात से एग्री नहीं करूंगा कि हम बेरिश फेज में है। मार्केट ऑल टाइम हाई से 4% नीचे थी। अगर इसे बेरिश फेज कहेंगे तो बुलिश फेज किसको कहेंगे? दूसरी बात, जिस तरह से आज ग्रे मार्केट की निफ्टी बता रही है, जैसा अनुज भाई ने कहा, हो सकता है कल ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दे। अगर आप ऑल टाइम हाई पे बैठ के बेरिश बातें करेंगे तो बुलिश किसको कहेंगे? मैं माफी तो चाहूंगा सर उसके लिए, शायद टर्म मैंने गलत यूज कर ली, लेकिन जो बाजार में एक मतलब थोड़ी दिशाहीनता आ गई थी, मतलब दिशा ढूंढ नहीं पा रहा था, अब ये डील उसको दिशा दे देगी। यस, नहीं, आपने गलत नहीं कहा। पूरी मार्केट भी ऐसे ही बोल रही है कि 2 साल से पैसा नहीं बना इसलिए बेरिश। बट इक्विटी मार्केट का तो ऐसा ही है, कभी 5 साल का रिटर्न 1 साल में मिलता है, कभी 1 साल का रिटर्न 5 साल में मिलता है। बट ऑन अ सीरियस नोट, हमें डिटेल्स को देखना पड़ेगा। कौन सी चीजों पे कॉपरेशन हुआ है, कौन सी चीजों को हम आगे लेके जाएंगे। अभी आज सुबह हम ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर से मिले थे बंबई में, पूरी मार्केट के लोग। तभी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब परमानेंट मैग्नेट चाइना ने थोड़े रिस्ट्रिक्ट किए तो दुनिया भर के देश परेशान थे। भारत ने परमानेंट मैग्नेट्स का ऑल्टरनेटिव ढूंढने का प्रयास किया और उसके तहत अमेरिका और भारत के बीच में पैक सिलिका तैयार हुआ। तो जब ये दो देश एक दूसरे के साथ काम करते हैं यार तो दुनिया जी अनुज सर फिर से जुड़ गए हैं। जी नीलेश भाई आप कंटिन्यू करें, अनुज जी भी जुड़ गए। हाँ, नहीं नीलेश भाई जो विपिन जी कह रहे थे ना, विपिन जी जो कह रहे थे, मैं आपको सच बताऊं तो विपिन जी जो हमारे निवेशकों की जो टीस है ना, नीलेश भाई वो कह रहे थे निफ्टी भले ही ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन निफ्टी तो क्या है 26,000 पर काफी समय से है, लेकिन पोर्टफोलियो तो लोगों के 22,000 या 21,000 या 20,000 पर आ गए हैं। तो उनका सवाल ये था कि शायद क्या उसमें कुछ रिपेयरिंग होगी या नहीं। तो अनुज भाई, मैंने वही कहा उनसे कि आप तो एकदम बराबर ही बोल रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे। आपने इन्वेस्ट दिल की बात कर दी। बट मुझे लगता है अनुज भाई, एक रिएक्शन तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा। थोड़े लोग शॉर्ट में थे कल के एसटीटी हाइक की वजह से, वह भी कवर कर। बट फाइनली डेविल इज इन द डिटेल। हमें ये टैरिफ डील की बारीकी को समझना पड़ेगा। आई एम श्योर इसमें लेना देना होगा, कुछ जगह हमने दिया होगा, कुछ जगह हमने लिया होगा। तो डेविल इज इन द डिटेल्स। एंड मेरे हिसाब से मार्केट के ऊपर एक जो स्वॉर्ड थी हैंगिंग, वो तो हट गई है। रेट मार्केट, करेंसी मार्केट और इक्विटी मार्केट, तीनों को इससे पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर मिलेगा। जो एफपीआई, अमेरिकन एफपीआई थे, शायद वो दबा दबा के इन्वेस्ट कर रहे थे, अब खुल के इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से भी थोड़ा कैपिटल फ्लो का फायदा होगा। बट कौन सी कंपनी को फायदा होगा, कौन से सेक्टर को फायदा होगा, वो आपको बारीकियां समझने के बाद ही पता चलेगा। नीलेश भाई अब लेकिन एक चीज जो हम कहेंगे यहाँ पर कि हमारी मार्केट सिर्फ इसलिए नहीं गिरी थी क्योंकि ट्रेड डील नहीं हो पा रही थी। ट्रेड डील नहीं हो पाना हमारे लिए एक एडिशनल सरदर्द था। हमारा मेन सरदर्द अगर आप ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे खासतौर से, तो वैल्यूएशंस और अर्निंग्स का ना होना था। तो वो उस पर अब आपका क्या व्यू रहेगा? तो अनडाउटेबली अर्निंग्स ग्रोथ हमारी कम रही, ऊपर से लेबर कोड और रुपी डेप्रिसिएशन की भी इस साल इस क्वार्टर के अर्निंग हुई। बट ओवरऑल अब अर्निंग्स मोमेंटम पिकअप होएगा वैसा लगता है। एंड वैल्यूएशन करेक्ट हो चुके हैं, तकरीबन 20 के आसपास है FY27 अर्निंग्स के ऊपर। तो अब ना मार्केट बहुत सस्ता है, ना मार्केट बहुत महंगा है। सेंटिमेंट पॉजिटिव होंगे तो फ्लो पॉजिटिव होने के भी चांसेस है, और इस वजह से मार्केट में एक नई चाल चले, नए लेवल की तरफ जाए, उसके चांसेस तो बढ़ गए हैं। बट जैसा मैंने पहले कहा, डेविल इज इन द डिटेल्स। क्या हमने लेन देन की, वो देख के मार्केट की बड़ी रुख तय होगी। बिल्कुल।
तो आप कह रहे हैं कि डेविल इज इन द डिटेल। तो अनुज सर भी शायद ऑफिस में एंट्री ले चुके हैं, वो हमारे पास जब तक आते हैं तब तक डिटेल्स वाली बात अभी लक्ष्मण जी के साथ जब अब इंस्टा लाइव पे थे तो उन्होंने, लक्ष्मण जी आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। तो यहाँ पर नीलेश भाई कह रहे हैं कि डेविल इज इन द डिटेल। वो डिटेल आपके पास काफी सारी थी, आपने बताया था कि जीरो वाली कौन सी चीजें हैं, बाकी टैरिफ कौन सी चीजें, थोड़ा अगर आप हमें यहाँ बताएं। देखिए पहली बात तो ये जीरो वाली जो लाइन है ना, वो दरअसल हम लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा रहे हैं कि अमेरिका के सारे प्रोडक्ट पर हम जीरो ड्यूटी कर देंगे। उनकी पूरी लाइन को पढ़ेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ का रेट 25% से घटाकर हम 18% कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज रेट हमारा 18% होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस द टैरिफ। तो आगे चलकर दोनों पक्ष अपने अपने सामानों पर टैरिफ को घटाएंगे और घटा करके जीरो कर देंगे। ये हर ट्रेड डील में होता है, चाहे यूके के साथ हमने किया, यूई के साथ किया, यूरोपियन यूनियन के साथ किया, हर किसी के साथ होता है। तो 0% अमेरिकन गुड्स पे 0% टैरिफ हो जाएगा, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना देखे। पहली बात तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जो 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग मैं कह रहा हूं कि भारत का किन किन देशों के साथ कंपटीशन था यूएस मार्केट में। पाकिस्तान का पता है एवरेज रेट कितना है? ड्यूटी रेट 19% है, हमारा 18% किया गया है। हमारा दूसरा कॉम्पिटिटिव मार्केट कौन था, कंट्री था यूएस मार्केट में? बांग्लादेश, जिसके डील के तहत 19% किया गया है, हमारा 18% किया गया है। तो हम ये दोनों अपने कॉम्पिटिटर कंट्री से यूएस के मार्केट में ज्यादा बेहतर कंपीट कर पाएंगे। यूके के साथ 10% है यूएस के ट्रेड डील के हिसाब से, यूरोप का 15% है, जापान का 15% है। तो यूरोप, यूके, जापान के सामानों से यूएस मार्केट में हमारा कोई कंपटीशन नहीं था। जिन देशों के साथ कंपटीशन था उन देशों के मुकाबले हमारा जो है सो सामान वहां पे सस्ता मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, ये जो कहा जा रहा है कि $500 बिलियन का हम एनर्जी खरीदेंगे, ऐसा नहीं। यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड दूसरे प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा यहाँ पर। तो प्रोडक्ट वाइज डिटेल आगे चलकर आपको निकलेगी किस पर क्या है। लेकिन बता दूं कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का करते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स पर पहले 2% का टैरिफ था और जब रेसिप्रोकल लगाया गया था 24% हो गया था। कुल $11.1 बिलियन का हम वहां पे एक्सपोर्ट करते थे। जेम्स एंड ज्वेलरी जो है उस पे पहले 5% का टैरिफ था, बढ़ने के बाद 21% हो गया था। अब उस पे फिर ये जो डिटेल आएगी उस पे टैरिफ रेट घटता हुआ आपको दिखेगा, जिसपे $9.9 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्सटाइल आर्टिकल का हम लोग पहले 14% का टैरिफ था और बढ़ने के बाद 24% हो गया था, एडिशनल 25% के बाद। और कुल एक्सपोर्ट $2.8 बिलियन करते हैं। ऑटो कंपोनेंट, केमिकल, ऐसे तमाम थे जिस पर वापस से ड्यूटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और जब भी ट्रेड डील होती है, जिस किसी के साथ हमने किया है, यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, सबके साथ 93 से 96% प्रोडक्ट हमारे जो होते हैं उस पर वहां पर ड्यूटी नहीं लगती है। उनके जो 93 से 96% प्रोडक्ट होता है यहाँ पे हमारे यहाँ ड्यूटी नहीं लगती है। और सब जगह हमने एक रेड लाइन जो रखा था एग्री प्रोडक्ट का, जिसमें जो संवेदनशील क्षेत्र थे उस पर ये रेड लाइन शायद यहाँ भी बरकरार है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। एक चीज और बता दूं इससे पहले कि बाकी अनुज सर और नीलेश सर हैं उनके पास आप जाएं, कि अभी जो बजट में घोषणाएं की गई थी, जिन जिन सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाया गया था उसको भी यूएस के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। जैसे डिफेंस इक्विपमेंट में इंपोर्ट ड्यूटी कम किया गया था। ये कहा गया था कि ये दरअसल यूएस के साथ ट्रेड डील से पहले वाले जो सिचुएशन है उसको पहले से ही जो है सो ये माहौल तैयार किया जा रहा है। तो यूएस के साथ ट्रेड डील होने से पहले कई सारे चुनिंदा आइटम पर हमने इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दिया था। अभी बजट में वो सारे आइटम ऐसे थे जिस पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 करने की मांग यूएस पहले से कर रहा था और अभी हमने ड्यूटी घटा दी। हालांकि ड्यूटी यूएस के उम्मीद में या यूएस के दबाव में नहीं खत्म की थी, खत्म इसलिए की थी क्योंकि हमें डिफेंस सेक्टर में, बाकी सेक्टर में, न्यूक्लियर एनर्जी में मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ना था, आत्मनिर्भर करना था, तो वहां से इक्विपमेंट का आना जरूरी था। इससे पहले शांति बिल, न्यूक्लियर एनर्जी बिल जिसको हमने लागू किया था, कहा जाता है ये भी यूएस के लिए काफी फायदेमंद होगा। और सबसे बड़ी बात जो बार बार मैं कहा भी आपके साथ इंस्टा के लाइव पे, यूरोपियन यूनियन के साथ डील करना ये दरअसल मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद अमेरिका के ऊपर दबाव बना, भले दबाव से औपचारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया, दबाव बना और उसके बाद झटपट में डील यहां पर की गई है। विपिन ओके, चलिए अब हमारे साथ नीलेश भाई तो हैं, अरविंद सैंगर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से यूएस में। अरविंद जी, आपके लिए तो गुड मॉर्निंग ही होगा वहाँ पर। और तो ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ, गिफ्ट निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर, आपका फर्स्ट रिएक्शन? हाँ, ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये एक
जो मेक इन इंडिया का जो प्रधानमंत्री का और कंट्री का जो वो एफर्ट था, उसकी सबसे बड़ी अगर अड़चन थी तो वो ये थी कि अनसर्टेनिटी कि ये ट्रेड में क्या होगा। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सक्लूडेड थे, लेकिन फिर भी एक उसमें ये शक पैदा हो जाता है कि मालूम नहीं क्या इंडिया की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यूएस के साथ रहेगी। तो अब जो ये डील हो गई है, इससे जो अगर किसी को शक रहा होगा वो शक कम होने से इंडिया की जो मतलब मेक इन इंडिया स्टोरी है, और जो एक्सपोर्टर्स हैं जो ज्वेलरी या क्या कहते हैं अपना टेक्सटाइल्स या जो भी सेक्टर्स का पे दबाव पड़ा था, उन सब का फायदा होगा। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि जो बिजनेस कॉन्फिडेंस की चीज होती है ना, जिसको कि जो कि इजीली कैप्चर नहीं की जा सकती, वो बिजनेस कॉन्फिडेंस जो अगर इंडियन बिजनेसमैन में थोड़ा सा घटा था इस कारण के मालूम नहीं कि क्या होगा दुनिया में। तो अब इंडिया की ट्रेड डील यूरोप के साथ हो गई और अब यूएस के साथ भी सब साफ हो गया। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है और इससे इकोनॉमी पे फायदा होना चाहिए बियॉन्ड एक्सपोर्ट्स के इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस, उसका भी फायदा होना चाहिए। ओके, अच्छा नीलेश भाई, एक चीज़ जो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के मन में होगी कि पिछली बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की थी तो ये बात क्लियर थी कि एग्रीकल्चर को लेकर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो उसमें वो एग्रीकल्चर को भी जोड़ रहे हैं। तो क्या अभी हमें कुछ समय के लिए थोड़ा सा फाइन प्रिंट का वेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक कहा जा रहा था कि थोड़ा सा एक जो पॉइंट फंसा हुआ था उनमें से एक था। तो अनडाउटेबली अनुज भाई, डेविल तो हमेशा डिटेल में रहेगा, बट अमेरिकन आलमंड है या अमेरिकन एप्पल है, वो आज भी भारत में अवेलेबल है। तो ऐसी एग्रीकल्चर चीज हो जो भारत नहीं बनाता, वो हम लेट्स से अफगानिस्तान से खरीदे या अमेरिका से खरीदे, हमारे लिए कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक दूसरी चीज जो ध्यान में है कि अमेरिका तकरीबन $80,000 पर कैपिटा जीडीपी वाला कंट्री है, भारत $2,800 पर कैपिटा जीडीपी वाला कंट्री है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो भारत से अमेरिका जा सकती है बिकॉज हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर नीचे है, और बहुत कम चीजें है जो अमेरिका से भारत आ सकती है बिकॉज उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर हमसे ऊपर रहेगा। ऑब्वियसली कुछ ऐसी भी चीजें होगी जो वहां पे ही बन सकती है, भारत में नहीं बन सकती। तो दोनों देशों के बीच में अगर कोऑपरेशन हो, वो हमारी लेबर का फायदा उठा सके, हम उनकी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सके, तो वो दोनों के लिए अच्छा साबित होगा। गुरमीत भी जुड़े हमारे साथ। गुरमीत जी, वैसे मैं नॉर्मली गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोलता हूँ आपको, आज बोलूँगा, अब तो गुड नाइट बोलने का समय आ रहा है, लेकिन गुड इवनिंग, गुड लेट इवनिंग। और एक अच्छी खबर मिलती हुई गुरमीत जी, गिफ्ट निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर है अब। अनुज, हम पंजाबी में चढ़दी कला बोलते हैं, है ना, इन हाई स्पिरिट्स। तो आई थिंक ये वही न्यूज़ है जो मार्केट को चढ़दी कला में लेके जाएगा, यू नो, बिकॉज थोड़ा मायूसी थी बजट के बाद, यू नो, एसटीटी को लेके थोड़ा जो एक्सपेक्टेशन था प्लस बहुत डिले हो गया था। तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि आपके टेक्निकल वाले जो कलीग्स हैं वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, बट बाजार बहुत ओवरसोल्ड है, करेंसी बहुत ओवरसोल्ड है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी टाइमिंग है इस न्यूज़ की, और मुझे लगता है कि जो भी निवेशक हैं जिन्होंने पेशेंस दिखाया है, जिन्होंने अपनी सिप्स कंटिन्यू रखी है, जिन्होंने अपने एसेट एलोकेशन मेंटेन रखा है, कैरिड अवे नहीं हुए हैं, आई थिंक उनको रिवॉर्ड मिलेगा। और अगले शायद 2-4 दिन में जो पूरे साल भर उन्होंने पेन लिया है, मुझे लगता है बाजार जो है उसको सेट ऑफ करेगा। चढ़दी सलाह क्या बोला आपने? चढ़दी कला बोलते हैं अनुज, ऑलवेज इन हाई स्पिरिट, यू नो, ऑलवेज थैंकिंग गॉड एंड ऑलवेज बीइंग ग्रेटफुल। मतलब ये इसका मतलब होता है। नीलेश भाई, इसका गुजराती ट्रांसलेशन क्या होगा? ऑलवेज इन हाई स्पिरिट का भाई की बातें मतलब गुजराती में ट्रांसलेट करना मुश्किल है। हाँ, वैसे ही गुजरात ड्राई स्टेट है, तो हाई स्पिरिट तो कैसे होंगे? ऑन द रॉक्स कह सकते हैं गुरमीत भाई इसे। नहीं सर, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज, यू नो, यू आर ऑलवेज गाइडिंग। आपको कभी रात को लेट भी टेक्स्ट करो, जवाब हमेशा आता है, यू नो, सो थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग अराउंड सर। बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, आप सभी का शुक्रिया। एक्चुअली देखिए, रात के ऑलमोस्ट 12 बजने को हैं, आप सब लोग जुड़े हैं हमारे साथ, और ये बता रहा है कि कितना
पैशन के साथ आप लोग इक्विटी मार्केट में हैं और हमारे मतलब एक मैसेज करते ही आप आ गए, तो बहुत इस चीज़ को लेकर मैं खुश भी हूँ। अरविंद हैं क्या हमारे साथ? हाँ अरविंद, आईटी सेक्टर को लेकर क्या भी होगा, क्योंकि इसको आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं और आपके जो उधर काफ़ी अप क्लोज आप उसको वॉच भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पिछले साल सबसे ज़्यादा पेन झेलने को मिली थी। क्या सबसे पहले इसी में सबसे बड़ी रिकवरी आनी चाहिए? नहीं, आईटी सेक्टर का तो ऐसा है कि आईटी सेक्टर की जो प्रॉब्लम आई है वो एक तो एआई के कारण आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरी बात है कि वो H1B वीसा, इन दोनों चीजों का इसमें कोई मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप ये डेटा सेंटर और उन चीजों में देखें तो उसमें फायदा पड़ सकता है कि अगर इक्विपमेंट चिप्स जो भी कुछ उसमें ट्रेड होगा, लेकिन जहां तक आईटी सेक्टर का है उसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो सकता है, लेकिन उसका डायरेक्ट कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट मेरे ख्याल से नहीं आएगा, और ज्यादा उसमें रैली होना मेरे ख्याल से कम लगता है, और सेक्टर्स में ज्यादा फायदा होगा। और सेक्टर में ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिल्कुल। एक काम करते हैं, आपको बताते हैं कि नेटवर्क 18 क्यों नंबर 1 है और क्यों बजट वाले दिन भी हम नंबर 1 थे। हमारे सारे चैनल, सारे प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम एक एजेंडा सेट करते आए हैं, और इस ट्रेड डील पर सबसे पहले हमने एजेंडा सेट किया डावोस में। जी हाँ, डावोस में गए सब डावोस, लेकिन काम की बात हमारा नेटवर्क निकाल कर लेकर आया। डोनाल्ड ट्रंप से हमने एक उनसा इंटरव्यू लिया उनका, हमारी कलीग चंद्रा ने। सुनते हैं क्या कहा था उन्होंने। Can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. Fantastic. We're going to have a good deal. बिल्कुल, अगली बार इसमें डेट की ओर डाल देंगे तो उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। नीलेश भाई, अब एक थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फैक्ट ये है कि इवन ट्रेड डील का जब मामला फंसा भी नहीं था, उससे पहले भी अगर आप देखें तो पिछले साल भारतीय मार्केट ने MSCI इमर्जिंग मार्केट को पिछले 22 साल में रिकॉर्ड अंडर परफॉर्म किया, और इस साल की भी शुरुआत खराब रही। जहां जर्मनी जैसी डेड मार्केट ने भी 25-30% के रिटर्न दे दिए, वहां हमारी मार्केट ने इतने अब तक कम रिटर्न दिए हैं। क्या कैचअप प्ले करेंगे हम, या फिर अभी ज़्यादा एक्साइटेड ना हो सिर्फ ट्रेड डील को लेकर फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू? तो अनुज भाई, हम मैराथन खेल रहे हैं, हमें बहुत लंबा जाना है। बाकी कई मार्केट ऐसे जो स्प्रिंट दौड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैराथन ही दौड़ते हैं, लंबा पहुंचेंगे। थोड़ी तेजी कम रही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी अरविंद जी, तो अब जबकि देखिए डील के जो डिटेल्स हैं वो तो धीरे धीरे करके आएंगे हमारे पास, लेकिन अब उन्होंने 25% से 18% कर दिया, कुछ उनकी तरफ की चीज़ें होंगी और व्हाटएवर जो भी चीज़ें आएंगी। सर ने कहा एग्रीकल्चर वाली चीज़ थोड़ी अभी वो फाइन माइन्यूट, लेकिन फिर भी ये डील, अब EU के साथ आपकी डील हो गई, UK के साथ आपने डील कर ली, और अमेरिका के साथ भी आपकी डील ऑलमोस्ट अब होने जा रही है। ये ओवरऑल हमारा जो पूरा ग्रोथ मोमेंटम है उसको कितना बड़ा बूस्ट है? मेरे ख्याल से अभी जैसे नरेश भाई भी बोल रहे थे, मेरे ख्याल से ये आपको एक लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा कि इंडिया जो है फ्री ट्रेड डील्स में कुछ ज्यादा इंडिया ने किया नहीं था पिछले कुछ सालों से। अब सडनली बिकॉज ऑफ ये जो टैरिफ के कारण काफी फ्री ट्रेड डील्स, तो इसका कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे नेगेटिव असर आएगा फ्री ट्रेड में। ऐसा थोड़ी है कि एक ही साइड जीत के सब फायदा होता है, दूसरी साइड का कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल जो है भारत को इससे लॉन्ग टर्म कनेक्शन विद द वर्ल्ड जो इतना अच्छा हुआ है, उससे मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इसका फायदा आएगा। शॉर्ट टर्म तो थोड़ा बहुत यूफोरिया रहेगा, मार्केट उछलेगा, लेकिन इसमें कुछ सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट आएगा, मेरे ख्याल से तो इसका सबसे बड़ा फायदा रहेगा मेक इन इंडिया का। आप अगर सब जगह ट्रेड डील साइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारत में बनी हुई चीज जो कि दुनिया चाहता है, और आजकल टेक्सटाइल्स तो फायदे की चीज है, लेकिन उससे बड़ी चीजें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स और नेक्स्ट जनरेशन को जो टेक्नोलॉजी है, तो उसमें अगर मेक इन इंडिया को फायदा इससे मिलेगा तो इससे मैन्युफैक्चरिंग को फायदा मिलेगा, इससे इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, तो वो सबसे बड़ी चीज है। अब जैसे आपकी सीमेंस है या ABB है, ये जो अगर अपना इक्विपमेंट इंडिया में बना के और भेजना चाहें
जो कि ग्लोबल डिमांड अभी एआई की चल रही है ना, इंडिया का एक सबसे बड़ी कमी आजकल ये है कि एआई में डायरेक्टली इंडिया का फायदा नहीं है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग डेटा सेंटर की जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसमें इंडिया का फायदा हो सकता है। इन चीजों को देखना पड़ेगा कि इस तरह से कहाँ भारत की पोजीशन जिस चीजों में अच्छी हो सकती है, जिसमें फायदा हो सकता है। बिल्कुल। CNBC आवाज़ लाइव है इस समय और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या है पिछले 2-3 घंटे में। और सच बताऊं तो विपिन जी, मैंने अपने न्यूज़ रूम ग्रुप में ये डाला था कि तैयार रहिए, कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले वो पिक्चर्स बनवाइए फटाफट ज़रा। वो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 पिक्चर्स डाली। सबसे पहले उन्होंने एक पिक्चर डाली जिसमें वो और प्राइम मिनिस्टर मोदी साथ में एक मैगजीन के कवर में थे, मूवर एंड शेकर करके। उसके बाद उन्होंने एक और फोटो डाली जिसमें उन्होंने इंडिया गेट का जिक्र किया हुआ था और उन्होंने ये कहा कि आवर्स विल बी द ग्रेटेस्ट एवर। तो उसमें कहीं उन्होंने लेकिन ट्रेड डील नहीं लिखा था, लेकिन कहीं वहाँ सेंस आ गई थी। उसके बाद एम्बेसडर गौर, उनका एक बयान आया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रंप हैव स्पोकन, स्टे ट्यून्ड। और तभी हमने डिसाइड किया कि अब हम स्टे ट्यून्ड रहेंगे और हमारी टीम तैयार थी और नीलेश भाई को रिक्वेस्ट किया, गुरमीत को रिक्वेस्ट किया, अरविंद जी को रिक्वेस्ट किया और आप सब जुड़ गए हमारे साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका उसके लिए। नीलेश भाई, अब आपने जब बोला कि डेविल इज़ इन द डिटेल्स, ऐसी क्या पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो अब आप इसमें जानना चाहेंगे? 2-3 पर्टिकुलर चीज़ें, क्या ऑयल से रिलेटेड होंगी, वो क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगी, वो क्या रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड होंगी, किन पर आप क्लैरिटी जानना चाहेंगे यहाँ से अब? तो एक ऑयल तो गिवन है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कई बार इसका जिक्र किया है। एग्रीकल्चर में जो चीज हम नहीं बनाते, जैसे आलमंड हुआ या एप्पल हुआ, वो इंपोर्ट करे तो बात अलग है, बट वो चीजें जो हम बना रहे हैं उसको इंपोर्ट करना मुश्किल रहेगा। बट अल्टीमेटली हमें तो वो रोड मैप देखना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि आईटी इंडस्ट्री में भारत का सबसे बड़ा बायर अमेरिका है, और अमेरिका ने भारत से सॉफ्टवेयर खरीदा तो न उन्हें साइबर सिक्योरिटी की चिंता है, न वायरस की चिंता है। अगर यही सॉफ्टवेयर उन्होंने चाइना से खरीदा होता तो पता नहीं आज उनका क्या हाल होता। अब ऐसे और भी बड़े बड़े सेक्टर इमर्ज हो रहे हैं, जैसे अरविंद जी ने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा सेक्टर है, बायोफार्मा बायोटेक बड़ा सेक्टर है, रोबोटिक्स बड़ा सेक्टर है। क्या भारत और अमेरिका साथ में मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं जैसे भारत की लेबर और उनकी टेक्नोलॉजी, उनका कैपिटल और हमारे रिसोर्सेस मिलके वर्ल्ड को बीट करने वाले प्रोडक्ट या सर्विसेज सॉल्यूशन बना पाए? जैसे हमने आईटी क्षेत्र में साथ में काम किया तो अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर बना पाए, कम कीमत वाला सॉफ्टवेयर बना पाए। वैसे ही उभरते हुए सेक्टर, सनराइज सेक्टर में साथ में मिलकर काम करे तो मेरे हिसाब से देश का ही नहीं दुनिया का भी भला होगा। यही ट्रू वसुधैव कुटुंबकम होगा। कुटुंबकम यही होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ प्लीज़। थोड़ा सा आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, आई नो कि थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन खबर ही ऐसी है। लक्ष्मण जी के पास कुछ और डिटेल्स हैं इस ट्रेड डील से रिलेटेड। एक बार लक्ष्मण जी के पास वापस चलते हैं, उनको रिविजिट करते हैं। लक्ष्मण जी जी, दरअसल ये ट्रेड डील में जो अभी आप लोगों की चर्चा मैं सुन रहा था, सबसे बात उठ रही थी कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर क्या है। तो अभी तक डिटेल प्रोडक्ट वाइज तो नहीं आया है, लेकिन वहाँ के एक खास तरह की चीज होती है जो इंडिया में नहीं लोग बनाते ना, तो उसको बहुत पसंद भी करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे मैन्युफैक्चरर है नहीं। तो यूएस का बहुत ज्यादा डिमांड ये थी कि आप उस चीज को जो है आप यहाँ पे छूट दी जाने के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी, जब बातचीत चल रही थी लग रहा था जहाँ पे भारत में उस प्रोडक्ट का कोई प्रोड्यूसर नहीं है, किसी को नुकसान नहीं होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ तो वहां पे छूट दे देंगे। ये चीज हमने देखा यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, तो 4-5 एग्री प्रोडक्ट पर हमने छूट दी। ऐसे प्रोडक्ट जो भारत में प्रोड्यूस होते ही नहीं है, भारत में उसके प्रोसेसिंग नहीं होती, ना तो भारत में उसका प्रोडक्शन होता है, तो वहीं पे छूट दी गई होगी। लेकिन बाकी जो रेड लाइन था उसके साथ किसी भी कंप्रोमाइज करने के संकेत नहीं मिले थे। हालांकि अभी तक डील के डिटेल निकल के सामने नहीं आए, तो वो शायद कंप्रोमाइज करते हुए वहां भी ना दिखे। यहाँ पे जो 25% एडिशनल टैरिफ लगाया गया था वो
तो हट ही गया, 18% किया गया। अभी मैं आपके जुड़ने से पहले बता भी रहा था 18% क्यों हमें बाकी कॉम्पिटिटिव मार्केट के मुकाबले काफी कॉम्पिटिटिव बनाता है यूएस के बाजार में। और एक चीज जो सर्विस सेक्टर की डिटेल यहाँ पर निकल कर नहीं आई है कि सर्विस सेक्टर में किस तरह की छूट हमें दे रहे हैं वो, तो मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस की तरफ से एक पूरी डिटेल लिस्ट आएगी, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। और भारत की तरफ से भी डिटेल लिस्ट शायद अगले कुछ घंटे में आ जाए, तो फिर हम लोग और ज्यादा बेहतर तरीके से इसको बता सकेंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये समय बहुत क्रूशियल था, क्योंकि मैं कई सारे शोज कर रहे थे आवाज अड्डा पे, तो उसमें सारे एक्सपोर्टर यही कह रहे थे कि अभी अगर डील नहीं होती है तो हमें पूरे साल भर का ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि अनिश्चितता रहेगा। तो अभी डील करने से एक ऑर्डर टलने का जो खतरा था वो शायद अब दूर होता हुआ दिखेगा। एक्सपोर्ट वैसे ही धीरे धीरे रिवाइव कर रहा था, इसी होप में कि डील हो जाएगी। अब मुझे लगता है एक्सपोर्टर की समस्या जो है सो वो दूर होती दिखेगी यहाँ से। बिल्कुल। तो चलिए, अब आपको कुछ वो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल डाला और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी रिप्लाई किया, तो ट्रेड डील डन, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। एक बार ज़रा वापस गिफ्ट निफ्टी दिखा दीजिए मुझे। हम इस समय करीब करीब 800 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे आपको यहाँ पर। अच्छा अरविंद जी, आपसे एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछता हूँ, सॉरी अगर आपने देखा हो या नहीं देखा हो। क्या एफआईएस वापस आएंगे भारतीय मार्केट में, क्योंकि थोड़ा बजट से भी एक हल्का सा मायूसी मिली उन्हें वो एसटीटी को लेकर, लेकिन क्या इस डील के बाद कुछ एक सेंस बनेगी कि जो हमने इतनी पेन देखी एफआईएस की तरफ से वो वापस आएंगे? ऐसा है कि एफआईएस का भारत से बेचना भारत की इक्विटीज को, ये ट्रेड टेंशन्स के पहले शुरू हो गया था। ये तो 2024 में भी रहा, 2025 में भी रहा और अभी भी चल रहा है। तो इसका एक ही कारण नहीं है। आप ये देखें कि सबसे बड़ी चीज अभी जो है, एक तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो गई, दूसरी चीज ये है कि इंडिया की जो भारत की ग्रोथ रही है, कंपनीज की प्रॉफिट ग्रोथ, वो डिसअपॉइंटिंग रही है और वैल्यूएशंस महंगे रहे हैं। अब दो चीजें हैं, एक तो क्योंकि टाइम गुजर गया और थोड़ा मार्केट गिर गया, इसलिए इतनी महंगे नहीं रही इंडियन मार्केट। दूसरी चीज ये है कि ग्रोथ अगर थोड़ी सी ऑलरेडी रिकवरी दिखा रही थी, तो इस डील के बाद अगर थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा और विजिबिलिटी आएगी ग्रोथ में, तो एफआईआईज वापस आएंगे। एफआईआईज इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि ट्रेड डील नहीं है। ट्रेड डील एक और कारण बन गया, लेकिन वो मेन कारण नहीं था। तो मेन जो कारण था वो यही था कि इंडिया की ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं, और ग्रोथ का अगर और इससे फायदा हुआ तो डेफिनेटली एफआईआईज वापस आएंगे। ओके, एफआईआईज डेफिनेटली वापस आएंगे। नीलेश भाई, क्या 26,000 पर एफआईआईज वापस आएंगे? वो प्राइस देख के नहीं, वैल्यूएशन देख के आएंगे। अगर 50,000 निफ्टी होती है और उस समय वैल्यूएशन अच्छा है तो तब भी खरीदेंगे। तो जैसे अरविंद जी ने कहा, अगर हमारी अर्निंग्स ग्रोथ अपने पीयर ग्रुप से अच्छी रही, हमारी गवर्नेंस और लोगों से अच्छी रही, और ये ग्रोथ सस्टेनेबल रही, तो डेफिनेटली निवेशक निवेश करने के लिए आएंगे। शायद नीलेश भाई का लिंक यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ। गुरमीत साथ में थे, तो गुरमीत अब देखिए, अब सबसे पहले तो अब कल जब अगर गिफ्ट निफ्टी में अभी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स की तेजी थी और निवेशकों के मन में यही होगा कि कल बाजार तो चलेगा, लेकिन थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि बहुत सारा बाजार चलता है, निफ्टी का लेवल होता है, लेकिन पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में काफी पेन होता है। अब इस डील के बाद कौन कौन से पोर्टफोलियो या कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां वो पेन थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा? तो जो सेक्टर्स सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं टैरिफ से, टेक्सटाइल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, एग्रीकल्चर, श्रिम्प्स हैं, केमिकल्स हैं, थोड़ा बहुत आईटी है। सिलेक्टिवली आईटी में भी जैसे कंपनीज हैं केपीआईटी, जो ऑटो टेक ज्यादा है, वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा मूवमेंट आना चाहिए, क्योंकि बहुत बीटन डाउन नेम्स हैं। बहुत जगह करेक्शन 50-60% आया है, चाहे वो केमिकल स्टॉक्स हो, चाहे वो टेक्सटाइल स्टॉक्स हो। तो मुझे लगता है वहाँ पे एक सेंटिमेंटल तेजी बनेगी। और दूसरा, हमारी ईयू के साथ भी डील हुई है, तो विद इन अ वीक अब हम दो बड़ी डील भारत के पक्ष में हुई है। तो ये ओवरऑल जो एक जिसे हम एनिमल स्पिरिट बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट बोलते हैं, उसको भी रिवाइव करेगा। और आगे के सीजन के लिए, सिर्फ इस स्प्रिंग सीजन के लिए नहीं, आगे के सीजन के लिए भी बहुत कंस्ट्रक्टिव होगा। और मैं कुछ हद तक देखना चाहूँगा जो हमारे डिफेंस कंपनीज हैं,
क्योंकि जो पैक्ट हो रहा है, डिफेंस पैक्ट हो रहा है यूएस के साथ, ईयू के साथ हुआ है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी उभर के आने वाली है। और भारत ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, रेडार सेंसर्स हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो, मिसाइल्स हो, माइक्रो मिसाइल्स हो, अगर आप प्रोडक्ट वाइज जाएंगे तो जिसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत बड़ा है। तो अभी वो ऑप्टिकली कंपनी शायद आपको महंगी लग रही होंगी, लेकिन जब एक्सपोर्ट आएगा और वो मार्जिन से और एक्सपोर्ट ऑर्डर से सरप्राइज कर सकती हैं, तो एक डिफेंस एक ऐसी जगह होगी जिसे मैं खास तौर पे नजर रखना चाहूँगा। बट कॉन्ट्रा प्ले आपको बीटन डाउन नेम्स में आएगा। आई थिंक टॉप 2-3 में शायद टेक्सटाइल, केमिकल्स और आईटी रहेगा। टेक्सटाइल, केमिकल और आईटी रहेगा। एनिमल स्पिरिट की बात की आपने नीलेश भाई, कहीं ना कहीं एनिमल स्पिरिट मिसिंग है इंडिया में। ये बात तो जो सबसे बड़े इंडिया बुल्स हैं वो भी मानेंगे, और कहीं ना कहीं एक ये तो है कि कुछ तो मिसिंग है। क्या एक नई शुरुआत हो यहाँ पर एनिमल स्पिरिट वापस लाने के लिए? सो अगेन अनुज भाई, हम 90s में जब लिबरलाइजेशन की शुरुआत की तो ओल्ड बिजनेस हाउसेस में जाते थे तो लगता था कि मातम का माहौल है। नए बिजनेस हाउस में चले गए तो लगा कि अरे लिबरलाइजेशन करके तो पूरी दुनिया ही बदल गई, अब इंडिया नहीं हम दुनिया भी कॉन्कर कर देंगे। तो कई बार आप ऐसे आदमी से मिले जो पेसिमिस्ट है तो लगता है एनिमल स्पिरिट खत्म हो चुका है। स्टार्टअप के पास चले गए तो लगता है कि एनिमल स्पिरिट ही एनिमल स्पिरिट है। तो एक इतने बड़े देश में कुछ लोग पेसिमिस्ट होंगे, कुछ लोग ऑप्टिमिस्ट होंगे, पर अपनी गाड़ी तो चल रही है। हाँ, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को अगर निवेश के लिए उत्सुक करना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा। जन विश्वास 1 और जन विश्वास 2 बिल में पहल चालू की है, बट उसे मंजिल तक पहुंचाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो एक ईज ऑफ लिविंग है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा अनुज भाई। आज हमारे शहरों में पोल्यूशन ज्यादा है, ट्रैफिक की समस्या है। शहरों के बाहर बहुत अच्छा काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट शहर के अंदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हुआ। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग कर दे तो डेफिनेटली एनिमल स्पिरिट अपने आप आ जाएगा। लक्ष्मण जी के पास कुछ और डेटा है, उनके पास चलते हैं। लक्ष्मण जी बताइए। जी बिल्कुल, दरअसल ये जो 18% टैरिफ लगाने की बात की गई है डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पोस्ट पे कि भारत से जो सामान यूएस जाएगा उस पे औसतन 18% की टैरिफ लगेगा, तो उसमें एक डेटा मैंने निकाला है कि किन किन देशों पे ड्यूटी कितनी लगता है, टैरिफ कितना यूएस लगाता है। वो देश जो भारत से ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, जहां भारत जिन प्रोडक्ट से मुकाबला करता है, सबसे देखें तो इंडोनेशिया, जहां पे 19% टैरिफ है। इंडोनेशिया के प्रोडक्ट अगर जाते हैं अमेरिकी बाजार में तो वहां पे जो एवरेज टैरिफ है 19% है, भारत पर 18% है। वियतनाम के प्रोडक्ट जब जाते हैं यूएस में तो वहां पे एवरेज टैरिफ जो है 20% यूएस लगाता है, लेकिन भारत पर लगेगा 18%, यानी ये इंडोनेशिया से भी कम लगेगा, वियतनाम से भी कम लगेगा। बांग्लादेश का जो एवरेज टैरिफ है यूएस के मार्केट में वो है 20%, यानी बांग्लादेश के जो टेक्सटाइल, गारमेंट ऐसे सामान जाते हैं वहां पे तो यूएस वहां पे 20% टैरिफ लगाता है, लेकिन भारत के जाएंगे अब इस डील के बाद तो प्रोडक्ट पर लगाएगा 18%। तो एक बहुत बड़ा फायदा, चूंकि बांग्लादेश से बहुत टफ कॉम्पिटिशन मिलता था भारतीय एक्सपोर्टर्स को यूएस के मार्केट में। चाइना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, चीन से जो भी सामान अभी जाते हैं यूएस के मार्केट में वहां पे 34%, 34% की ड्यूटी लगती है। यूएस 34% की ड्यूटी लगाता है, भारत के प्रोडक्ट पर लगाएगा 18%। तो भारत के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट वहां पे जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला सामान है भारत से, वो चाइना के मुकाबले काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो एक बड़ा बाजार मिलेगा। भले कुछ महीने तक 50% टैरिफ से ये बाजार थमसा गया था, लेकिन अब जो 18% टैरिफ है वो देर आए दुरुस्त आए वाली, यहाँ पे मैं कहूं तो वो यहाँ पे कहावत यहाँ पे चरितार्थ होती है। अगर समय हुआ तो एक दो लाइन अब मैं बता दूं कि जब टैरिफ लगाएगा तो सबसे ज्यादा जो हिट हुआ था वो था टेक्सटाइल सेक्टर पे हुआ था, जो करीब 25.8% तक वहां पे एक्सपोर्ट गिर गए थे। तो जो सबसे ज्यादा गिरे थे वहां पे उसी तेजी में बढ़ोतरी की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। बिल्कुल। और देखिए अब इंडिया का टैरिफ जो है 18%, ये इंडोनेशिया, वियतनाम और बांग्लादेश इनसे कम है, और ऑलरेडी हमने डॉलर में काफ़ी, रुपये में काफ़ी डिप्रिसिएशन देखा है। नीलेश भाई, कल टेक्सटाइल स्टॉक खरीदने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? खुलते ही सर्किट लगेंगे इनमें। तो अनुज भाई, हम तो मतलब क्या कहे कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक, ये उस प्रकार के 20 साल के करियर में टेक्सटाइल क्षेत्र में पैसा नहीं बनाया है
तो हम तो कॉशियसली लेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे और फिर डिसाइड करेंगे लेने जैसा है या नहीं। बट जैसा लक्ष्मण जी ने बताया, इम्पैक्ट सबसे ज्यादा टेक्सटाइल सेक्टर पे हुई थी, और अब ईयू और यूएस दोनों मार्केट खुलने की गुंजाइश है। बांग्लादेश $30 बिलियन का गारमेंट ईयू में एक्सपोर्ट करता था, भारत सिर्फ $7 बिलियन करता था, और बांग्लादेश को 0 इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, भारत को 12% लगती थी। ईयू एफटीए में वो निकल गया। अब ऑब्वियसली ईयू एफटीए वो लोग साइन करेंगे, अपनी पार्लियामेंट में पास करेंगे, तो इफेक्टिव होने में समय लगेगा। बट आप समझ सकते हैं कि भारत के टेक्सटाइल्स क्षेत्र के पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। निलेश भाई, आनंदी अने उल्लासित इन हाई स्पिरिट्स, मैंने थोड़ा सा चैट जीपीटी से पूछा तो ये बताया उसने मुझे। पर अरविंद जी, इंडिया में अगर आप इस समय अगर मैं आपको एक इस फॉरेन इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से पूछूं, तो क्या इंडिया अभी भी अनअट्रैक्टिव मार्केट्स में से होगा, या क्योंकि हम काफ़ी करेक्ट कर चुके हैं और कैलेंडर बदलता है, कई बार चीज़ें बदल जाती हैं, इस साल इंडिया आउट परफॉर्म कर सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से इस साल आउट परफॉर्म कर सकता है। उसका मेरे ख्याल से मेन कारण ये है कि थोड़ी थोड़ी हमको, मैं जीडीपी पे ध्यान नहीं देता, कब आप देखें ऑटो सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, ऐसी चीजें, सीमेंट डिमांड, इन चीजों में हमें तेजी आनी शुरू दिखने लगी है। तो इससे लगता है कि जो आप एनिमल स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्री पे, कंज्यूमर पे आना शुरू हो गया है, और इस डील के बाद मेरे ख्याल से और आ सकता है। तो अगर इंडिया की इस साल ग्रोथ, जिसकी कि हम आशा कर रहे हैं, जिसकी राह देख रहे हैं, वो अगर जो अपनी कंपनीज, पब्लिक कंपनीज की ग्रोथ जो नहीं थी, टॉप लाइन बॉटम लाइन, वो बहुत धीमी थी, डिसअपॉइंटिंग थी, वो अगर इस बार चढ़नी शुरू हो गई, तो फिर इस साल डेफिनेटली इंडिया मार्केट आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मेरे ख्याल से तो मैं काफी होपफुल हूं कि इस साल इंडिया की ग्रोथ वापस आएगी और उसके कारण मार्केट अच्छा करेगी। अब इशू पता है क्या है, टाइम हो गया है रात के 11:57, और 4 मिनट अगर मैं इस प्रोग्राम को एक्सटेंड कर लूँ तो मैं नीलेश भाई और गुरमीत को भी गुड मॉर्निंग ही बोलूँगा तो क्योंकि, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा अब आप दोनों को गुड नाइट बोल देना चाहिए। थैंक यू सो मच नीलेश भाई, गुरमीत जी, थैंक यू सो मच। आज आप हमारे साथ जुड़े, दोनों इस समय जुड़े, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा, मतलब चैनल के आप इतने बड़े फ्रेंड हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए। और आई डोंट नो अगर आप रन पे जाएंगे या क्या, मतलब ऑफिस में, आई थिंक ऑफिस में होंगे अभी तो आप, तो थैंक यू सो, हाँ ऑफिस में होंगे आप, चलिए बिल्कुल, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक और गेस्ट से बात करते हैं, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं सुशील केडिया जी को एक सेंस थी कि ये ट्रेड डील होने वाली है। जो उनकी पिछले कुछ इंटरव्यूज़ मैंने सुने थे ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी। अरे सुशील जी बताइए क्या। अनुज भाई, ऐसा है, हाँ। मुझे कुछ नहीं पता होता, और जो पता भी होता है मैं उसको भूलने की कोशिश करता हूँ। भाव भगवान तो नहीं है, पर शेयर बाजार में राजा भाव है। तो बजट के क्रैश के बाद भी जो अपनी बात हुई थी कि मेटल्स और बैंक्स को, पीएसयू बैंक्स को छोड़ के किसी भी सेक्टर के किसी भी स्टॉक को शॉर्ट करना घातक हो सकता है, क्योंकि ये बॉटमिंग जोन में आके बॉटमिंग के पैटर्न्स थे। पर आज भी दिन भर के अंदर किसी को कोई क्लू नहीं थी। ये कह देना कि मोदी के और ट्रंप के दिमाग को कोई जान सकता है पहले से, दोनों को अंडर एस्टिमेट करेगा, पर भाव बता रहे थे कि यहां शॉर्ट करना घातक होगा। पर अब अनुज, रात के जो 12 आज बजे हैं, इस पे एक थोड़ी सी काव्यात्मक सी परिस्थिति हो गई है। जब 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 मार्केट्स के वॉचडॉग, देश के वॉचडॉग जो मीडिया है, वो रात को 12 बजे तक काम करे, तो आज इंडिया उस सपने को देख रहा है, जो कुछ ऐसे खतरनाक सपने होते हैं जिनको आपको खुली आंखों से ही देखना पड़ता है, और जो सपने आपको रात को सोने भी नहीं देते। तो आज रात को 12 बजे हम सारे साथ लगे हुए हैं। ये कितनी सामान्य सी एक ऑब्जर्वेशन से आप समझ सकते हो हम कैसे इंडिया में जी रहे हैं। मीडिया, मार्केट, ट्रेडर्स, सारा सिस्टम रात को 12 बजे उत्साहित है। हम में से कोई सोने को तैयार नहीं है। ये बताओ, इससे अच्छे इंडिया के और दिन कब आएंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इनफैक्ट सुशील जी, मैं इसमें अगर अपनी टीम को भी जोड़ूं, सैटरडे को हम सब थे, बजट की तैयारी कर रहे थे, फिर संडे को बजट आया, उसमें हम सब थे, आज पूरा दिन थे, और अब देखिए कॉल ऑफ ड्यूटी पूरी टीम आ गई, और इतना सीमलेसली, और हमने पीसीआर, ग्राफिक्स सब खोल दिया।
तो इसका मतलब ये बात तो बहुत क्लियर है और कहीं ना कहीं एक इस चीज़ को लेकर खुशी भी होती है। आई थिंक ये कुछ ऐसे बड़े दिन होते हैं। आज विपिन जी मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अब देखिए हम सीन भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपनी टीम की तरफ से एक थोड़ा सा एक क्रेडिट लेना चाहता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि अब हम नंबर 1 बने और बजट वाले दिन हम किस लेवल से नंबर 1 थे, हम 4 गुना अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से आगे थे। बिजनेस न्यूज़ छोड़ दीजिए, इवन जनरल न्यूज़ में भी 4 गुना आगे थे। तो वो कहीं ना कहीं ये जो स्पिरिट इस टीम की है वो आपको दिख रही है कि इतनी बड़ी न्यूज़ पर हम सब कवरेज करने के लिए आ गए। अब सुशील जी, इशू पता है क्या है? इशू ये है कि जिन्होंने हिम्मत रखी, जो शॉर्ट के ट्रैप में शायद नहीं फंसे या जिन्होंने शॉर्ट नहीं किया वो तो ठीक है, अब जिन्होंने मिस किया अब वो 700 पॉइंट के गैप अप को चेस करें या फिर 700 पॉइंट के गैप अप पर बस कुछ मत करें, होप करें कि थोड़ा सा वापस री एंट्री मिल जाए। अनुरोध है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरे स्क्रीन पे जो शेयर्ड चार्ट है उसको दिखाइए। गिफ्ट निफ्टी की चार्ट मेरे स्क्रीन पर 5 मिनट की खुली हुई है और जैसे वो स्क्रीन पे आएगी तो मैं आपको सामने लाइव विश्लेषण देता हूं। पीसीआर क्या शेयर कर पाएंगे आज चार्ट, या एक बार अनुमानतः ही हम बात करें? चलो अगर वो शेयर कर पाते हैं तो ठीक है, मैं अपना बोलना तो शुरू करता हूं। तो देखिए जो आज के चार्ट नहीं पॉसिबल होगा, आज चार्ट पॉसिबल नहीं होगा आप, लेकिन तो अपनी आपको ओरली एक्सप्लेन करता हूं। आज जो 2 बार 3 बार 24,770 पर बाजार ने वापस नाक रगड़ी, नीचे सबकी रगड़वाई और उसके बाद थ्रू द डे जो रैली बनी 25,180 तक और उसमें कोई कन्विंसिंग पैटर्न नहीं था और उसके बाद ये जो 25,070 तक थोड़ा सा दबा, गिफ्ट निफ्टी के आवर्स की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद ये 25,050 से सीधे जो 25,947 तक जो आ गया, तो इसमें वेव 1 और वेव 2 और वेव 3 हो चुके हैं। तो कल के कल सवेरे जाके निफ्टी में तो पैसे कमिट करना कोई समझदारी नहीं है। ट्रेड डील हो गई, ठीक है, बड़ा गैप अप हो गया। गैप अप और गैप डाउन, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी हमने इन हाउस डेवलप की थी, जो हमेशा हम गैप अप और गैप डाउन में रिएक्ट नहीं करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। क्यों? क्योंकि गैप के नीचे या गैप के ऊपर जैसे भी गैप अप या गैप डाउन हुआ है, वहां पे लाशें बिछी होती है और अगर उन लाशों में जान आ गई तो हम आगे वहां पे काम करेंगे, वरना एक बार वहां से रिट्रेसमेंट आएगा तो ये गैप को फिल तो नहीं करेगा, पर 25,100 25,200 तक निफ्टी चली जाएगी तो बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए निफ्टी में दिमाग लगाने की बजाय जो रीजनेबल गैप के अंदर इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां हमारा तेजी का बायस है, चाहे वो अडानी के स्टॉक्स है, रिलायंस है, रिलायंस जियो है, मीडिया के स्टॉक्स, ऑलमोस्ट पूरा मार्केट है, टेक्सटाइल के स्टॉक्स है, तो सारा का सारा मार्केट एक्सेप्ट फॉर पीएसयू बैंक्स एंड मेटल्स, जिनको कि हम रिबाउंड में शॉर्ट ही और करेंगे। बाकी जहां पे भी जो रीजनेबल कॉस्ट पे चीजें मिलेंगी लेंगे, नहीं तो 1-2 दिन के बाद में कहीं पर आपको प्रॉपर वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ मिलेगा। पर मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि जिस तरह का वायलेंस बजट वाले दिन हमने देखा और उसके बाद आज भी जो वायलेंस है, वॉलेटिलिटी नहीं है, तो इतना सारा जो है वायलेंस है और ये इतनी बड़ी बड़ी जो चाल है, बिल्कुल, तो ये बॉटम लग चुका है बाजार का। 24,700 के भाव को भूल जाओ, मिलने वाला नहीं है। अपनी बात हुई थी 25,500 के ऊपर जिस दिन बाजार चला गया, हम 27,800 वाली चाल को खोल देंगे और वो दरवाजे खुल गए। 27,800 शुरुआत है भाई साहब, 27,800 शुरुआत है। आप कौन से भारत में जी रहे हो? रात को 12 बजे आप नहीं बिल्कुल 27,800 शुरुआत है। मधु केला भी जुड़ गए हमारे साथ। मधु भाई थैंक यू सो मच। रात को 12 बजे आप मेरे पर्सनल रिक्वेस्ट पर जुड़े हैं, उससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी। 800 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है और एक तोहफा मिला एक ट्रेड डील का। कैसे रिएक्शन करेंगे, कैसी फर्स्ट रिएक्शन होगी आपकी? That you know my love and affection for you publicly, so it's a pleasure and honor to be right now, because I feel very happy as an Indian more than anything else that ये जो चीज थी अनुज, सेंटिमेंटली ना मार्केट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, किसी को मालूम नहीं ना। अब एक्सपोर्ट वाला किसी को 2,000 करोड़ कैपेक्स कमिट करना है तो मैं करूं कि नहीं करूं, ये ट्रेड डील होगी कैसे होगी, क्या शेप पे होगी, मालूम नहीं था। बहुत सारा जो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो आ सकता है वो भी बॉर्डर लाइन पे अटका हुआ है ना। तो ये काफी सेंटिमेंटली काफी हर्ट कर रही थी अपनी कंट्री को। और सेलिब्रेशन टाइम है,
अनुज, और दूसरा मुझे लगता है मार्केट इतना लाइट हो गया है ना, चाहे कोई भी रीजन से काफी नर्वस लोग बेच के गए हैं। संडे को वो एसटीटी का भी जो इशू हुआ उसकी वजह से भी मार्केट का एक सेल ऑफ हो गया। गोरे का मेरे ख्याल से अनप्रेसिडेंटेड शॉर्ट होगा। अनुज, मेरे को ज्यादा मैं ये सब चीजें ज्यादा टेक्निकली ज्यादा नहीं देखता हूं। 2 लाख से ज्यादा शॉर्ट है, 2 लाख से ज्यादा शॉर्ट है मधु भाई, और ऑल टाइम हाई शॉर्ट मान सकते हैं आप, ऑल टाइम हाई शॉर्ट है। ऑल टाइम हाई शॉर्ट है एक साइड में। दूसरा, एक तरफा बेचा है गोरों ने, फॉरेनर्स ने एक तरफा बेचा है। राइट, तो किसी का बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनका इंडिया पे इक्वल वेट होगा या थोड़ा ज्यादा हायर वेट होगा। राइट। थर्ड, मुझे लगता है एक तरफ ये शॉर्ट पोजीशन फॉरेनर का बाइंग और कंटिन्यूड मनी कमिंग फ्रॉम इंडिया, तो ये आई थिंक परफेक्ट टेक्निकल सिचुएशन है मार्केट के लिए। एंड मैंने सिर्फ सुशील को जस्ट ओवरहर्ड किया, मैं भी उस बात को सेकंड करना चाहूंगा कि अपने को ये मानना चाहिए कि अब डिसेसिव मार्केट का बॉटम इस साल के लिए वो 24,700 और 25,000 का एक बार डिसेसिव बॉटम लग चुका है। चलिए सुशील की आपने एक बात मानी, दूसरी बात जो सुशील ने कही कि 27,800 तो सिर्फ शुरुआत है और अभी तो हमें बहुत ऊपर जाना है इस मार्केट में। मधु भाई, उस पर क्या भी होगा आपका? डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल्स तो आएंगे ऊपर वाले। मैं वो सब प्रेडिक्शन नहीं करना चाहूंगा। मैं एक चीज जो जरूर बोलना चाहूंगा, जो आपके सब व्यूअर्स के लिए, किसी के घर में इंडेक्स तो नहीं है, राइट, सबके घर में शेयर्स हैं, और वो जो शेयर जो सबके घर में है ना अनुज, स्पेसिफिकली जो बी ग्रुप की छोटी कंपनियों के शेयर जो पिछले 12-18 महीने में बहुत ज्यादा पिट चुके हैं, जहाँ कहीं कहीं पे 30, 40, 50, 60, 70, 80% तक का गिरावट आई है, मुझे लगता है उन शेयरों में जान आएगी। और ये बजट में एक जो अनुज सबसे अच्छी चीज थी, जो बाईबैक, राइट, कि बहुत सारे प्रमोटर्स जहाँ पे कैश है और जो कंपनियां कैश कमा रही है, मुझे लगता है वहां पे बाईबैक होगा और प्रमोटर्स नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, वो अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाएंगे। आज ही मैं सब स्कैन कर रहा था अनुज, बहुत सारी कंपनियां हैं जो काफी कैश कमा रही है, जहां पे बहुत बाईबैक आने का बहुत बड़ा चांस होगा अगले 3 से 6 महीने के अंदर। तो मधु सर, फिर जो कल मार्केट में एंटर कर रहा है, सुशील मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा, जो कल मार्केट में एंटर कर रहा है उसका पहली बात तो क्या नजरिया होना चाहिए और किन किन सेक्टर्स पर फोकस होना चाहिए? फिर अगर मैं जवाब दूं तो जो पिटी हुई कंपनियां हैं जो यूएस टैरिफ की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड थी, चाहे वो टेक्सटाइल कंपनी हो, चाहे वो केमिकल कंपनीज हो, वो उस कंपनियों में ऑब्वियसली जान आएगी। और मैं तो डेफिनेटली बोलूंगा स्मॉल कैप और मिड कैप में जान आएगी। अपार्ट फ्रॉम लार्ज कैप कंपनीज में फॉरेनर का पैसा आएगा तो निफ्टी में एक बार इजाफा तो होगा ही होगा, पर यहाँ पे मुझे लगता है परसेंटेज रिटर्न छोटी कंपनियों में ज्यादा बनेगा इन्वेस्टमेंट यहाँ से करके। ओके, मधु सर जुड़े रहिए। सुशील जी, यही सवाल आपसे पूछूं तो कौन से 3-4 बड़े स्टॉक्स पर आप दांव लगाएंगे कल? वैसे आज हो गया, वो कल नहीं रहा क्योंकि 12:07 हो चुके हैं। शॉर्ट टर्म में चूंकि अपने चैनल पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारी मिक्स होकर बात होती है, एक बार फिलहाल पीएसयू बैंक्स और आप मेटल्स को छोड़ के जो मन में आए वो ले लो। पूरा बाजार चीख रहा है और बॉटम है, और जिनकी अपनी अपनी शैली है, अब कोई महीने भर का व्यू लेके काम करना चाहे 3 महीने का, तो रिलायंस 30% बढ़ेगा, लीवर 25% बढ़ेगा, आईटीसी यहां से 30% बढ़ जाएगा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में आज जिस तरह की सुरसुराहट थी, हमारा पुराना दांव वापस रीएक्टिवेट हो गया, हमें लगता है 60-70% ये बढ़ जाएगा। अनुज, मेरे को लग रहा है अगले 4-5 महीने में 50% की रिटर्न देने वाले शेयरों को तो हम बोलेंगे इसने कुछ नहीं कमाया। ये 100% और 150% कमाने वाली बहुत सारी ये कुटे पिटे थके हुए बिल्कुल कचुम्बर जिन शेयरों का निकल चुका है, उनके अंदर उस तरह की चाल बनेगी अक्रॉस द बोर्ड। बिल्कुल। मधु सर, अब थोड़ा ग्रीडी हुए क्या इस साल? काफ़ी पेन झेला है हमने, वैसे पोर्टफोलियोज काफ़ी डाउन है सच बताऊं तो, और बहुत पेन है पोर्टफोलियोज में इस समय। मैं इसीलिए बोला अनुज, आपके व्यूअर्स के लिए और इवन हमारे जैसे लोग जो एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं, हमारे घर में कोई इंडेक्स थोड़ी है अनुज, हमारे घर में तो शेयर है ना।
और जो शेयर्स हैं उसमें ऑनेस्ट है कि बहुत काफी पेन हुआ है, और स्पेसिफिकली फ्रॉम द हाइस, राइट। तो मुझे लगता है वो एक डायरेक्शन चेंज, अनुज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कल सुबेरे क्या होगा या परसों क्या होगा या निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। वो एक छोटे पॉपुलेशन और ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए ज्यादा जरूरी है। पर इन्वेस्टिंग जो कम्युनिटी है ना, जो बाजार में पैसा लगा के बैठे हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से ये डायरेक्शन चेंज है, और ये काफी बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन चेंज है। एंड मैं ये बोलूंगा यूएस सिर्फ यूएस ट्रेड डील नहीं है, एक अच्छा बजट माइनस जो एचटीटी का इशू था, प्लस ईयू का डील, प्लस ये अमेरिकन डील, एंड प्लस रिवाइवल इन द इकोनॉमी। आप देख रहे हो 14-15% क्रेडिट ग्रोथ, सीमेंट डिमांड अप, स्टील डिमांड अप, सब प्राइजेस सब जगह अप है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इकोनॉमी में एक डिफरेंट टाइप का करंट है। अभी निफ्टी बंद हुआ था कल, आप बोल सकते हैं कल 25,088 पर, गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 25,817, 682 पॉइंट ऊपर। मधु सर, एक दो आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक कहीं ना कहीं कल एक छोटे रिटेल ट्रेडर निवेशकों के मन में एक डर रहेगा कि कहीं ये रैली वापस फेल तो नहीं हो जाएगी, और ऐसे में क्या मैं इस रैली को यूज़ करूं अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलने के लिए, वो जेन्युइन रिस्क होगा क्या? वो जेन्युइन ख्याल आएगा, और मैं बोल रहा हूँ अनुज, बहुत सारे लोग हो सकता है वो करेंगे भी, पर मेरे हिसाब से ये जो बाजार सेल एंड राइज था पिछले 1.5 साल से, अब ये बाजार बाइंग डिक्लाइंस हो जाएगा। अगर कोई करेक्शन आएगा भी ना, तो मेरे हिसाब से वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। कोई करेक्शन आएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। मधु सर, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। एंड आई मस्ट से ये एक ऐसा ओकेजन है जब अपने को प्राइम मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर और पूरी टीम को रियली हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। इन लोगों ने रियल में लग के ये काम करवा दिया। ये देश के लिए बहुत जरूरी था। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, आई थिंक फ्रॉम एवरी मार्केट मैन। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये डील लंबी खींची, नेगोशिएशन लंबी खींची, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छी ट्रेड डील भी फाइनली हमने ही एग्री की, क्योंकि बाकी देशों ने शायद थोड़ा सा प्रेशर में आकर, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, उसके सामने कहीं प्रेशर में आकर कुछ देशों ने उनके टर्म्स पर शायद डील साइन की होंगी। हम अड़े रहे कुछ चीज़ों पर, और शायद लोवेस्ट टैरिफ पर हमारे जितने भी नेबर्स हैं उनके मुकाबले, जो भी हमारे कम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले एकदम आई थिंक लोवेस्ट टैरिफ पर डील हुई। देर से हुआ, लेकिन भले ही जैसे कहते हैं ना कि देर हुई लेकिन हुआ, देर आए दुरुस्त आए। और एक बहुत बड़ा अब एक फैक्टर रहेगा कि क्या FIs भी वापस आएंगे। सुशील के चेहरे पर इतनी हंसी है इस समय, खुशी है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग भी हैं सुशील। आई एम श्योर आप 3-4 स्टॉक्स बता दीजिए सुशील जी, जो कल सुबह अगर प्री ओपन में ही लेने की कोशिश की जाए तो, क्योंकि चांस तो है कि प्री ओपन में लेने पड़ेंगे, ओपनिंग में तो शायद मिले नहीं। नहीं अनुज, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। देखिए, अगर अब मेरी तो व्यवस्था है, व्यावसायिक व्यवस्था है, प्रोफेशनल कंपल्शन है, मुझे इंडेक्स भी फोरकास्ट करनी पड़ती है। अब हमारे रिवाइज जो टारगेट्स आ रहे हैं, गुलेल को जितना नीचे तक आपने खींच दिया, पत्थर उतनी ऊपर तक उछलेगा। तो अब अगले टारगेट जो 27,600, 29,600, 32,600 जो आ रहे हैं, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में जितनी बड़ी चाल है, तो मेरे को कल सवेरे प्री ओपनिंग में तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। मैं 9:30 बजे तक आराम से बाजार देखूंगा। ये बहुत लंबी चाल शुरू हुई है, और ज्यादा जोर हड़बड़ा के एक ही घंटे में उठावटक करके कोई नुकसान नहीं करना है। अभी तो दबा के आप निवेश कीजिए, सट्टा खेलने का टाइम बाद में आएगा। अच्छी अच्छी चीजों को टाइम टू टाइम पुलबैक्स में, मधु ने एकदम सटीक बात कम शब्दों में कह दी। ये बाई ऑन पुलबैक्स का बाजार है। कल तूफान जो मचे उनको मचाने दो, अपने को तो पुलबैक्स में मिलते जाएगा, पोर्टफोलियो नया बनते जाएगा। क्या बात है। वैसे अभी सर ने थोड़ी देर पहले कुछ स्टॉक्स के नाम भी लिए, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है अनुज जी? देखिए विपिन जी, जो सुशील बात कह रहे हैं ना, अब देखिए क्या है ना, हाइंडसाइट बहुत पावरफुल चीज़ होती है। आज का अगर आप चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं, आज हम क्लोजिंग कर रहे थे ना, क्लोजिंग में मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मार्केट कुछ तो सेंस कर रहा है ट्रेड डील, क्योंकि जिस तरीके से आज शाम को भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, इस तरीके के स्टॉक्स एकदम से भागने शुरू हुए, जिस तरीके से आज डॉलर रुपी एकदम से, एक टेक्निकली देखा जाए तो एक खराब खराब बजट के बाद भी अगर आज डॉलर रुपी खुला ही सीधा 91.80 पर, और उसके बाद लगातार स्ट्रेंथन करता गया, 91.5 पर आ गया। अब ये ट्रेड डील हो गई है। अब हो सकता है कि हम वापस, देखिए रुपये की फेयर वैल्यू इस समय अगर आप
प्योरली रीसेंट डॉलर मूव के हिसाब से देखेंगे तो 85-86 होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं आरबीआई ने इसको अलाउ किया क्योंकि ट्रेड डील नहीं हो रही थी और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके पास एक बड़ी एडवांटेज थी टैरिफ की, तो कहीं ना कहीं रुपये के थ्रू उनको एडवांटेज देने की कोशिश की गई। इसमें कोई डाउट आई थिंक किसी को होना नहीं चाहिए। अब आई थिंक क्या होगा, क्या हम वापस 85 तक आएंगे करेंसी पर? आई थिंक ये इंपॉर्टेंट सवाल होगा। और अगर क्या एफआईआई को दिख रहा है कि 85 की करेंसी हो सकती है, उसकी विजिबिलिटी है, तो वो वापस आएंगे क्या? कल सुबह लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, 10-10, 20-20% के गैप अप होंगे इन स्टॉक्स में, उनको आप चेज़ नहीं कर सकते। फिर हाँ, मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा। ये सवाल मैंने सुशील जी से भी पूछा था और उन्होंने बात कही थी कि रुपी की जो मूव है, रुपी में 70% वॉल्यूम तो आरबीआई की तरफ से आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं शायद एक मेजर्ड डिक्लाइन थी। जी सुशील जी, अब क्या उसको बदलने का टाइम आ गया? क्या हम अब 85 तक का मूव देख सकते हैं करेंसी में? अनुज, छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए, पर जब ये चारों तरफ धुआं नहीं, आग नहीं, मतलब बिल्कुल जलजला फैला हुआ था, तब हमने लगातार मेंटेन किया कि 91 और 92 के फेर में हम नहीं पड़ेंगे, पर हमें इसी साल में रुपया 81 तक आते लगता है, रुपया डॉलर, और ये 81 हो गया, 11% की अप्रिसिएशन हो गई। तो 2027 की कैलेंडर आते आते क्या पता $5 ट्रिलियन का टैग भी लग जाएगा हमारी इकोनॉमी पे। 11% रुपी डॉलर की अप्रिसिएशन की बेट हमने कंटिन्यूअसली मेंटेन की, और सिर्फ एक बात पर कि जो आपने ठीक पकड़ा कि एक आरबीआई ने ढील दी, यूएस ट्रेड डील नहीं हो रहा था, हमारा एक्सपोर्टर मार नहीं खा जाए, कोलाहल हो जाएगा इंडिया में। और दूसरा जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो बलून कर गया कि हमारे एक्सपोर्ट अमेरिका को रुक गए, तो दोनों फैक्टर एक साथ यहाँ निकलेंगे और सीधी लकीर में अगर ये पहले 83 फिर 81, तो शेयर बाजार भी बम बम और जीडीपी भी बम बम, और बस अब बम 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 बम, रुपये पे भी, मार्केट पे भी, चारों तरफ बम बम। चलिए थोड़ा कोशिश करेंगे कुछ एक आध इकोनॉमिस्ट से भी अगर बात हो पाए तो। एक बार लक्ष्मण जी के पास वापस चलते हैं। लक्ष्मण जी, कुछ और अगर आप इसमें फिल इन करना चाहें, कुछ और आपके पास इंफॉर्मेशन आई हो तो। देखिए, दरअसल मैं देख रहा था कि जो आप लोग सेक्टर की बात कर रहे थे एक्सपर्ट के साथ कि कौन कौन से सेक्टर पे सबसे ज्यादा हिट हुआ था। तो जब से यूएस ने ड्यूटी लगाई थी उसके शुरू के 5 महीने का मैंने आकलन देखा, तो यहाँ पे देखा कि यूएस का एक्सपोर्ट जो है जिस पे ड्यूटी नहीं लगी वो भी काफी कम हो गया था यूएस जाना सामान, जैसे स्मार्टफोन, ड्रग्स, फ्यूल, उसका भी 25% एक्सपोर्ट कम हो गया था मई से अक्टूबर के बीच में। अगर टेक्सटाइल और गारमेंट की बात करें तो मई से अक्टूबर के बीच में 32% एक्सपोर्ट में कमी आई थी जो यूएस को एक्सपोर्ट होता भारत से। जो गारमेंट शिपमेंट था अकेले उसमें 40% की कमी आई थी शुरू के 5 महीने में जो भारत से यूएस जाता था। इंडिया का सोलर पैनल जो एक्सपोर्ट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया था, 76% कम हो गया था, चूंकि चाइना वहां एक बड़ा राइवल था जो वहां पे सामान भेजना शुरू हो गया था। इसीलिए मैं कह रहा था कि चाइना के प्रति अब हमारी ड्यूटी काफी कम हो गई, तो अब हम फिर से इन सारी चीजों पे वापस हम कब्जा कर सकें। इंडिया सोलर पैनल की बात है, जिम्स एंड ज्वेलरी 27% की गिरावट आई थी, जो ट्रेडिशनल डायमंड था उसमें 29% की गिरावट आई थी। केमिकल एक्सपोर्ट में 38% की गिरावट देखने को मिली थी, एग्रो केमिकल में 41% की गिरावट देखने को मिली थी। जो फार्म प्रोडक्ट थे वहां पे 45% से लेके डेयरी प्रोडक्ट 72% तक कम हो गए थे, और जो मरीन एक्सपोर्ट था वो यूएस जो जा रहा था वो 39% तक कम हो गया था, जो कि बाहर सारा शिफ्ट हो गए थे इक्वाडोर, वियतनाम के ऊपर। तो अब ये सारी चीजें जो पिछले जो टैरिफ लगने के बाद जिस रफ्तार से एक्सपोर्ट गिरा था, मुझे लगता है वापस से उसको मार्केट पे वो कब्जा कुछ एक हफ्ते या कुछ एक महीने में जमाने में कामयाब होंगे, क्योंकि ड्यूटी पुराने स्तर पर नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव कंट्री से और ज्यादा कम हो चुका है। अजय सहाय साहब जुड़ गए हैं, सीईओ हैं एफआईईओ के, और जो एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और क्योंकि एक्सपोर्ट की बात हो रही थी, लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे थे कि कितना डेंट लगा हमारे एक्सपोर्ट को, और जिन चीज़ों पर टैरिफ का उतना इम्पैक्ट नहीं था उनका भी एक्सपोर्ट घट गया। सहाय साहब, क्या अब ये एक टर्न अराउंड है यहाँ से? अब जो टैरिफ वाली चीज़ें थी वो भी चलेंगी जिन पे इतना इम्पैक्ट नहीं था, मतलब सेंटिमेंट में बड़ा उछाल, बड़ा सुधार? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा सेंटिमेंट में उछाल आएगा। देखिए, पहले भी हमें अभी एक ईयू का एफटीए किया है, उससे हमें डाइवर्सिफिकेशन के लिए नए दिशा मिल रहे थे, और यूएस के एफटीए होने से जो हमारे बहुत से ऑर्डर्स ऑन होल्ड थे, क्योंकि जो नए सीजन के ऑर्डर है जनरली वो दिसंबर तक फाइनल हो जाते हैं, लेकिन इंडियन एक्सपोर्टर्स का इतना अच्छा रिलेशनशिप रहा है यूएस इंपोर्टर्स से कि उन्होंने वो डेफर कर दिया था, और वो ऑर्डर जो नए सीजन के अप्रैल ऑनवर्ड्स हैं वो ऑर्डर्स भी इंडिया की ओर फ्लो करेंगे। तो जो सेक्टर्स हमारे
प्रभावित नहीं थे, जो एग्जाम कैटेगरी में थे या सेक्शन 232 में थे, उनमें एक्सपोर्ट ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। लेकिन जो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स थे जिनमें एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ था, वो एक्सपोर्ट बाउंस बैक करेगा और बहुत जल्दी हम इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस को काफी बढ़ता हुआ देखते रहेंगे। जी, तो जो ये सारे सेक्टर्स हैं, आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ देखते रहेंगे। अभी एक थोड़ी क्लैरिटी आनी बाकी रहेगी अजय साहब, जैसे जैसे फाइन प्रिंट्स आएंगे हम देखेंगे। एक एग्रीकल्चर को लेकर भी थोड़ा सा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ट्वीट में लिख तो दिया है नाम, लेकिन क्या क्लैरिटी आने का इंतजार करें? मतलब इंडिया की जो अपनी शर्तें थी या जो अपनी चीजें थी वो बरकरार ही दिखेंगी? जी देखिए, जहां तक टैरिफ का सवाल है, जनरल टैरिफ 50 से जो है 18% आएगा। MFN टैरिफ को लेके इश्यूज हो सकते हैं कि इसमें किसमें जीरो आए, किसमें जीरो नहीं आए। लेकिन जब हम अपनी प्रतिस्पर्धा देखते हैं, जो भी एशियन कंट्रीज से हमारी प्रतिस्पर्धा एक्सपोर्ट्स के लिए है, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और एशियन कंट्री हो या नॉर्थ ईस्ट की कंट्री, एशिया कंट्री हो, हम कॉम्पिटिटिव रहेंगे। बिकॉज इन कंट्रीज में भी जो जनरल टैरिफ है वो करीब 19 से 20% तक का है। तो 18% टैरिफ इंडियन एक्सपोर्ट को काफी कॉम्पिटिटिव बनाएगा। एक्सचेंज रेट भी इंडिया के एक्सपोर्ट को हेल्प कर रहा है, तो इस सिचुएशन में पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये MFN जीरो हो जाएगा, उन प्रोडक्ट में हमें और कॉम्पिटिटिवनेस मिल जाएगी। साहिब साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये होगी देखने वाली कि अमेरिका के साथ तो ये डील अब हो रही है, लेकिन इसी बीच आपने EU से इतनी बड़ी ऐतिहासिक डील की 22 साल के लंबे इंतजार के बाद, और कई देशों के साथ आपकी ट्रेड डील हो चुकी है। तो अब ये जो पूरा इंडिया का ट्रेड इकोसिस्टम है, अमेरिका की डील, UK की डील, EU की डील और अन्य छोटी छोटी डील्स, क्या इम्पैक्ट आएगा उसका कलेक्टिवली? देखिए, ये जो डील्स हुई हैं उनको सिर्फ ट्रेड के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का भी बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। EU से काफी इन्वेस्टमेंट इंडिया की ओर मूव करेगा, बिकॉज वो जो यहाँ प्रोड्यूस करेंगे वो EU को जीरो ड्यूटी पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ग्लोबल वर्ल्ड में भी वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम हमारा जो FTA है उसका एक एम खाली ट्रेड बढ़ाना नहीं है, जो कि ऑफकोर्स एक प्रिंसिपल एम है, शायद इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना भी बहुत बड़ा एम है। और इन डील के थ्रू हम काफी इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता देखेंगे, जो कि हमारे एक्सपोर्ट को लॉन्ग टर्म पे सपोर्ट करता रहेगा। सुशील जी वापस जुड़े हमारे साथ। सुशील जी, एक दो आखिरी सवाल आपसे लेने थे। वैसे अब आई एम श्योर आप कल भी जुड़ रहे हैं वैसे हमारे साथ। कल मंगलवार है तो हमारी जो नॉर्मल मुलाकात है वो तो होनी ही है, लेकिन कल खुलते ही बैंक निफ्टी तो शायद मोस्ट लाइकली ऑल टाइम हाई लगा दे। निफ्टी पर भी हम काफ़ी क्लोज होंगे उसके अलावा 4-5 स्टॉक्स बता दीजिए जो हमारा व्यूअर है वो कल गैप अप के बाद भी ले। एशियन पेंट्स, भारती, ITC, हिंदुस्तान लीवर, रिलायंस, जियो, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, मारुति। आप IT के स्टॉक्स को थोड़ा सा आराम दीजिए, बहुत भागे हुए हैं। आपको FMCG में टाटा कंज्यूमर छोड़ के कुछ भी ले लीजिए। हमारी सारी इंटरनल पोजीशनिंग को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नई बात मैं टीवी चैनल्स पे नहीं कहता हूँ। मेरे काम पर पहला हक मेरे क्लाइंट्स का है, पर आपको ये डेटा सेंटर के स्टॉक्स के अंदर भी रेजिस्टेंस लाइंस जब तक नहीं टूटती हैं तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। टेक्सटाइल्स के सारे स्टॉक्स जो बिल्कुल चरमराए हुए थे, वो चाहे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स हो, हिम्मत सिंह का साइडी हो या आपके ये ट्राइडेंट हो, ये जो ट्रेंट बिल्कुल दबा रह गया था, हम ट्रेंट लेंगे, हम CDSL लेंगे, हो सकता है BSE 1-2 दिन रुक के लेंगे। और अनुज, थोड़ा कल सवेरे और बेहतर बारीकी से काम करके आता हूं। मैं बजट की सारी वार्ताएं निपटा के दिल्ली फ्लाइट से उतरा और उतरते देखा कि मार्केट ने तो बम बम कर दी। तो थोड़ा सवेरे जल्दी उठ के काम करने के लायक 4-5 घंटे की नींद पूरी करें, फिर आपसे जुड़ते हैं अपने क्लाइंट्स को अपडेट करने के बाद। बिल्कुल, खैर कल सुबह नहीं, आज सुबह। अब 12:30 बज चुके हैं सुशील जी, बट बहुत बहुत शुक्रिया। क्या खूबसूरत ये लम्हा है। एक लाइन मुंह में जो आगे को कह लेने दो। हाँ। हम ऐसे भारत में जी रहे हैं, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ कल नहीं, बस आज ही आज है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। धुरंधर लाइन बोली आपने एकदम, क्योंकि तो बस उस पे धुरंधर पे भी मेरे मुंह से एक लाइन और छीन लेने दो। हाँ। चाहे जितना भी रहमान डकैत वाली हरकतें कर ली दुनिया के कई सारे देशों ने, हाँ। पर धुरंधर अपना भारत ही है। धुरंधर अपना भारत ही है। अब आपने बात कही दी तो मैं भी एक बात कह देता हूँ जो मैं लगातार बार बार कहता हूँ कि कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। क्या बात। तो आ गया
तो शायद और अनुज एक बात और मैं मौका नहीं खोज पाया था, तो आपके चैनल ने जिस तरह की शानदार यू टर्न रिकवरी की है पिछले 3 साल में, और जिसका तमगा जो है बजट वाले दिन जो आपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, तो ये जो आपकी टीम स्पिरिट या आपकी लीडरशिप या आपकी जो जील है, कि रात को 12 बजे भी हम लोगों को सबको बड़े प्यार से मुस्कुरा के आप जगह के काम करा लेते हो, तो आपकी ये लीड बरकरार नहीं रहे, ये आपकी मार्जिन और बढ़ती जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस मस्ट गेट रिवॉर्डेड, हार्ड वर्क must get rewarded, and you guys are working hard like anything and performing like anything, so all the best wishes for that. थैंक यू सो मच सुशील जी, मेरी टीम के लिए, और ये बहुत अच्छी बात जो आपने कही, थैंक यू सो मच। लास्ट कुछ क्लोजिंग थॉट्स विपिन जी, लक्ष्मण जी, अगर आप लेना चाहें। आई थिंक एक ट्वीट आया जो अभी लक्ष्मण जी ने फॉरवर्ड भी किया है, और वो पीयूष गोयल साहब का है। आप बताइए पढ़ के क्या लिखा है। हाँ, पीयूष गोयल साहब ने जो ट्वीट किया वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि एक सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये दरअसल इंडिया यूएस रिलेशनशिप को, रिश्ते को एक ऐतिहासिक मोड़ है पे लाया है और उस तरफ आगे बढ़ा रहा है। जो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, उस विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ जो है उस सफर की शुरुआत को और ज्यादा मजबूत करेगा। उन्होंने एमएसएमई, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल वर्कर और मेक इन इंडिया को एक काफी बूस्ट मिलेगा और वो पूरे वर्ल्ड में मेक इन इंडिया का डंका पीटेगा। इस तरह के भावना यहाँ पे पीयूष गोयल जी ने अपने ट्वीट में कहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को बधाई दी है और धन्यवाद दिया है और कहा है किस तरीके से पूरा नेचुरल एलाई है जो अब नए लेवल पे जाने वाला है, इसका जिक्र यहाँ पे उन्होंने ट्वीट पे किया है। जी, तो वैसे तो सारी ट्रेड डील में पीयूष गोयल जी अग्रणी रहते हैं और इस ट्रेड डील पर भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। हालांकि 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच में भी इसमें काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन लक्ष्मण जी क्योंकि क्लोजली आप मॉनिटर करते हैं ये सारी चीज़ें, पीयूष गोयल साहब के लिए भी एक ये बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चूंकि आपको शायद याद होगा जब अभी ईयू के साथ ट्रेड डील हुई थी तो वहां पे ईयू के प्रेसिडेंट ने जिस तरीके का स्पेशल मेंशन किया था कि अगर पीयूष गोयल नहीं होते तो इतनी जल्दी ईयू के ट्रेड डील नहीं होती, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की थी। और एक छोटा सा वाकया मैं बता दूं, चूंकि समय आपके पास कम होगा, कि हम लोग WTO के एक डेलीगेशन में गए थे पीयूष गोयल के साथ, वो वहां पे भारत की तरफ से शामिल हुए थे और उस दिन मैंने देखा था उनको काम करते हुए। रात के 12 बजे तक बैठ के चल रही थी, तो मैं तो उठ के चला आया था। ये रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक बैठ के की और फिर 5 बजे हम लोगों को ब्रीफिंग की क्या हुआ वहां पे। तो इस लेवल का इनको काम करने का जज्बा है, वो उसको मैं वाकई बहुत शुरू से नोटिस करता रहता हूँ, बहुत तारीफ के काबिल है। और मुझे लगता है कि यहाँ भी इन्होंने काफी मेहनत की, इनकी पूरी टीम लगी हुई थी और लगातार बातचीत जारी करके रखे थे। और अभी अनुज सर ने एक बड़ी अच्छी बात की, जब पूरी दुनिया हड़बड़ाहट में डील कर रही थी, वहां भारत ने काफी पेशेंस के साथ इस डील पे बातचीत की। तो पेशेंस डिप्लोमेसी भी यहाँ पे काफी ज्यादा काम आई कि अब जाकर काफी बेहतर डील मिली हमें। आज पीयूष जी वैसे मुंबई में थे, आपको पता है पीयूष जी आज सुबह मुंबई में थे और वो मार्केट के जो सबसे बड़े फंड मैनेजर्स वगैरह हैं उनसे सबसे उन्होंने मुलाकात भी की थी आज। ओके, हाँ, हमारे सोर्सेस सब इंफॉर्मेशन हम निकाल ही लाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनका। और मैं लक्ष्मण जी के साथ पीयूष गोयल जी से मिलने गया था, विपिन जी, और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें मिलने का समय दिया गया था शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे और वो मीटिंग 9 साढ़े 9 बजे शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले वो यूके की डील के लिए नेगोशिएशन चल रही थी, वो FTA की, तो वो इतनी लंबी चल गई उनको पता ही नहीं चला। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद उनकी एनर्जी में कोई कमी थी, उसके बाद भी उन्होंने, आई थिंक लक्ष्मण जी साक्षी हैं इस चीज़ के, मुझे आराम से 1 घंटा दिया होगा, हमने काफ़ी उसके बाद बात की थी। तो वो मैंने खैर सामने से देखा है। और देखिए इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि संडे को बजट था, संडे को मार्केट खुला था, संडे को सारी कंपनीज ने ऑटो सेल्स नंबर्स डिक्लेयर किए, तो ये सब चीज़ें ना अलाइंड होती हैं। और अब देखिए बस एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा, कल सुबह मार्केट, अब कल सुबह के आज सुबह ही हो गया, आज सुबह मार्केट 700-800 पॉइंट ऊपर खुलेगा, है ना। लेकिन एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है एकदम फोमो में आके कुछ भी ले लेना, कहीं भी ले लेना। और ख़ास तौर से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल रहें, क्योंकि प्राइसेस कल खुलते ही, कल एक्सपायरी भी है, कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की और मार्केट में काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस हैं, तो कल कवरिंग तो बड़ी वाली आनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हर चीज़ सोच समझकर और
कायदे से करें। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, इतनी पेन झेली हमने, कुछ दिन तो गेन मिलेगा हमको। राइट, कुछ ना कुछ गेन जरूर मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ इस कवरेज को अभी आप देखते रहेंगे ये कवरेज, लेकिन कल सुबह एक अलग सुबह होगी। इनफैक्ट हम उस तारीख में तो पहुंच गए हैं और एक बड़ी खबर, बड़ी लाइन एक लाइन में ये है कि भारत और यूएस के बीच जिस ट्रेड डील का इंतजार था वो हो चुकी है। बिल्कुल। एक ब्रेक ले रहे हैं, काफ़ी समय से ब्रेक नहीं लिया हमने, लेकिन ये कवरेज हमारी कंटिन्यू करेगी। और हम जो, अगर आपने पिछले 1.5 घंटे से जो हम कवरेज कर रहे हैं, अगर उससे को मिस किया है तो उसके कुछ अंश हम रिपीट भी करेंगे। तो जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। रात भर हम इस कवरेज के साथ रहने वाले हैं और कल सुबह ऑब्वियसली 6:30 बजे से हम वापस लाइव जुड़ेंगे आपके साथ। गिफ्ट निफ्टी सुबह 6:30 बजे खुलेगा। अब गिफ्ट निफ्टी बंद होने वाला है, ध्यान रखिएगा। 1 बजे करीब गिफ्ट निफ्टी बंद हो जाता है, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी वापस 6:30 बजे खुलता है। तो जो भी अब यहाँ पर मूव आने हैं मोर और लेस आ चुके हैं, उसके बाद 6:30 बजे खुलेंगे। विपिन जी थैंक यू सो मच, लक्ष्मण जी थैंक यू सो मच, हमारी पूरी टीम, गेस्ट टीम, PCR टीम, असाइनमेंट टीम, सब रिपोर्टर, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आसान नहीं था इस तरीके से इतनी जल्दी ये सब पूरा शो तैयार करना, लेकिन आप सब ने किया, क्योंकि सब हम व्यूअर्स को सबसे पहले सबसे ऊपर रखते हैं। और यही कारण है कि व्यूअर्स ने भी हमें इतना प्यार दिया है। और मैं सच बताऊं तो मेरा जो इनबॉक्स है ना, वो भरा पड़ा है इस समय कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस से, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, कॉर्पोरेट से, मार्केट पार्टिसिपेंट से, कि जो हमने कवरेज यहाँ पर की है उसके लिए। लेकिन हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम कंटिन्यू करेंगे इस कवरेज को और सुबह फिर हमारे साथ जुड़िएगा। अभी लेकिन जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।